जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह कर के ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह कर के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है, जिसमें आप घर में बैठ कर के ही ऑनलाइन क्लास पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर स्वागत है। अभी तक आपने वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ा है, बौद्ध कालीन शिक्षा पढ़ा है। उसके बाद में जो है मध्यकालीन शिक्षा, जिसको हम मुस्लिम शिक्षा कहते हैं, उसके बाद में बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जबकि मध्यकालीन शिक्षा जो है, इसे हम मुस्लिम शिक्षा कहते हैं। ये 1200 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक इसको माना जाता है। तो जो ये मुस्लिम कालीन शिक्षा है, इसमें मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, इस भाग को हम 6 भागों में ऐसे डिवाइड कर देते पूरे पाठ को। उस हिसाब से हम एक एक वीडियो में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य, क्या उद्देश्य थे। दूसरा पढ़ेंगे मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तीसरा पढ़ेंगे मध्यकालीन की मुख्य शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थी, यानी कहाँ पर अध्ययन कार्य कराया जाता था। अगला है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी, यानी गुण कौन कौन से थे, गुण और विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला है मध्यकालीन शिक्षा के दोष क्या हैं, कमियां क्या थी, उन कमियों के, यानी कोई भी शिक्षा है उसके गुण हैं तो दोष भी होते हैं, तो कमियां क्या हैं उनको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की शिक्षा प्रणालियों में क्या अंतर है, इसको अंतर करके यानी इसकी समानताएं और असमानताएं दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्यकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो आपको पता होना चाहिए, मुस्लिम डॉक्टर E.F. केई कहते हैं मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी, क्योंकि मुस्लिम हमारे देश में विदेश से आए थे ना। तो ये कौन सी प्रणाली थी, एक विदेशी प्रणाली थी, जिसका भारत भूमि में प्रत्यारोपण किया गया था। क्या किया गया था, प्रत्यारोपण किया गया था, जो ब्राह्मणी शिक्षा से बहुत कम मेल खाती थी। क्योंकि ये इस्लामी शिक्षा थी, तो ब्राह्मणी शिक्षा यानी वैदिक कालीन शिक्षा थी, इससे बहुत कम मेल खाती थी। अपनी नवीन भूमि पर ये विकसित हुई थी, क्योंकि इसके लिए भारत जो था एक नवीन भूमि थी, वहां पर ये विकसित हुई थी। ये किसने कहा है, डॉक्टर E.F. केई ने कहा है। डॉक्टर F.E. केई कौन है, डॉक्टर F.E. केई, इन्होंने कहा है, F.E. केई महोदय ने इसको बताया है। आपको पता होना चाहिए एक बार और, इन्होंने कहा है कि कुछ अपवादों के अतिरिक्त, यानी कुछ अपवाद जो है उनको छोड़ दिया जाए, तो मुस्लिम शिक्षा सिर्फ उन अल्पसंख्यकों के लिए थी जो मुस्लिम धर्म को अंगीकार कर लेते थे। ये शिक्षा व्यवस्था किसके लिए थी, मात्र सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए जो मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे, उन्हीं के लिए थी। ये भी किसने कहा है, डॉक्टर F.E. केई महोदय ने कहा है। अब हम समय न गंवाते हैं, सीधे देखते हैं मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहले था बहुपक्षीय ज्ञान का विस्तार करना। क्या था, बहुपक्षीय ज्ञान का विस्तार करना। आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम धर्म का इसमें जो मध्यकालीन शिक्षा जो थी, इसका मेन वो था इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। इस्लाम धर्म को महत्वपूर्ण माना गया था, और इस्लाम धर्म के पैगंबर कौन है, हजरत मोहम्मद साहब। इन्होंने कहा था कि दान से में देखा या धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा होगा। इन्होंने कहा था दान देते हो ना, इससे अच्छा ये है कि आप अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करो। शिक्षा प्रदान करने को इन्होंने और अच्छा माना था। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। ये किसने कहा था, मोहम्मद साहब ने कहा था। दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना अधिक अच्छा है।
छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। ये इन्होंने इस चीज को बताया था। यानी तो ये आप समझ सकते हैं, ये जो शिक्षा थी ये बहुवच्छी ज्ञान को आगे ले जाना का काम करती थी। मुस्लिम शासक चाहते थे कि समस्त मुसलमान ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसी धारणा के आधार पर शिक्षा को ज्ञान के प्रसार का साधन भी माना गया था। किसका साधन माना गया था? ज्ञान के प्रसार का साधन माना गया था। इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना, ये जो मध्यकालीन शिक्षा थी जिसे हम इस्लामी शिक्षा बताते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। आपको पता होना चाहिए मध्यकाल में भारत में मुस्लिम शासकों का शासन था, परंतु भारत की अधिकांश जनता कौन सी थी? हिंदू धर्म की अनुयायी थी, क्योंकि इससे पहले बौद्ध और जो है वैदिक धर्म चलता था। हमारे यहाँ वैदिक काल की था, तो वेदों के आधार पर तो यहाँ पर अधिकतर लोग हिंदू थे, लेकिन ये शिक्षा जो इस्लामिक थी तो इसके अनुयायी हमारे यहाँ कम थे। इस स्थिति में मुस्लिम शासकों ने शिक्षा का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना निर्धारित किया। शिक्षा के अंतर्गत इस्लाम के सिद्धांतों को विशेष स्थान दिया गया और मकदमों तथा मदरसों में छात्रों को कुरान शरीफ की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। क्या पढ़ाया जाता था? कुरान शरीफ की आयतें जो थी उनको कंठस्थ कराया जाता था। इसके साथ साथ देखा जाए उच्च शिक्षा में इस्लामी धर्म, दर्शन, साहित्य और इतिहास का पठन पाठन होता था। इन समस्त प्रयासों के पीछे इस्लाम के प्रसार का उद्देश्य निहित था। डॉक्टर यूसुफ हुसैन कहते हैं कि मुस्लिम शिक्षा का प्राप्त करने वाले व्यक्ति धर्म की पृष्ठभूमि में ही बोलते और विचार करते थे। यानी किसमें? धर्म की पृष्ठभूमि में ही बोलते और विचार करते थे। अगला पॉइंट आता है इसमें, इस्लामी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। इस्लामी संस्कृति का प्रसार करना है, इस्लाम की जो संस्कृति थी उसका प्रसार करना। आपको पता होना चाहिए मुस्लिम शासक अपने साथ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां भी लाए थे। ये संस्कृतियां इस्लामी संस्कृति की थी, जो भारतीय हिंदू जो थे उनकी संस्कृति से पर्याप्त भिन्न थी। मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य इस्लामी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करना था। शिक्षा के माध्यम से इस्लामी प्रथाओं को, परंपराओं को, भाषा और आचार विचार को भी प्रसारित करने का भरपूर प्रयास किया गया था। इसके बाद में है विशेष नैतिकता का प्रसार। विशेष नैतिकता का प्रसार करना। अब विशेष नैतिकता क्या है? मुस्लिम नैतिकता का प्रसार करना भी मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य था। वास्तव में हिंदू छात्र भी मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं में ही जो शिक्षा प्राप्त करने का काम करते थे, क्योंकि अन्य विद्यालय तो चल नहीं रहे थे, केवल मुस्लिम विद्यालय थे, तो उन्हीं में जो था अध्ययन अध्यापन कार्य करने का अवसर मिलता था। उनके आचार व्यवहार पर मुस्लिम नैतिकता का भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसलिए मुस्लिम शासक यही चाहते थे कि ये जो चरित्र निर्माण है ये मुस्लिमों के हिसाब से हो, इसलिए वो इसमें चरित्र निर्माण संबंधी भी उद्देश्य उनकी शिक्षा में छिपा हुआ था। लौकिक सुख समृद्धि करना। कौन से करना? लौकिक सुख समृद्धि का जो है करने का उद्देश्य इनका था। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा जो थी उसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करने वालों को सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के योग्य बनाना था। यानी वो जो संसार के सुख समृद्धि है उनको प्राप्त करने का उद्देश्य ये मानते थे शिक्षा के माध्यम से। इस्लाम धर्म में इहलौकिक उपलब्धियों को प्राथमिकता दी जाती थी। यानी इसमें यह नहीं था परलोक में क्या होगा, इससे मतलब नहीं था। इनका मेन उद्देश्य था इहलोक में, यानी जो प्रेजेंट में है, यानी जो वर्तमान में है, वर्तमान सुख को ये लोग प्राथमिकता देते थे, इहलोक को प्राथमिकता देते थे। यानी उसकी ऐशो आराम को महत्व दिया जाता था। उस काल में शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां और सम्मान पद दिए जाते थे। जाफर महोदय लिखते हैं कि ज्ञान का अत्यधिक सम्मान किया जाता था और विद्वान मनुष्यों के लिए संपूर्ण देश में प्रेम और सम्मान था। राज्य ने भी उनको प्रत्येक संभव विधि से प्रोत्साहित किया। न्यायाधीशों, कानूनवेत्ताओं और धर्माधिकारियों का इसी वर्ग से व्यक्तियों के चुनाव किया जाता था। यानी जो पढ़े लिखे लोग होते थे उन्हीं से इन सबका चुनाव किया जाता था। तो यानी जो था इस लोक में सुख की समृद्धि के लिए ही इसका अध्ययन कराया जाता था। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य रखा गया था। अगला है मुस्लिम श्रेष्ठता को स्थापित करना, यानी मुस्लिम धर्म को श्रेष्ठ बताने की शिक्षा प्रदान करता था ये।
देखा जाए मध्यकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में मुस्लिम श्रेष्ठता को स्थापित करना था, मुस्लिम धर्म को श्रेष्ठ स्थापित करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तत्कालीन यानी मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी, इस्लाम धर्म के आदर्शों और सिद्धांतों को अधिक से अधिक महत्व प्रदान किया जाता था। हिंदू बालक भी ये शिक्षा ग्रहण करते थे और उनके मस्तिष्क पर मुस्लिम श्रेष्ठता की छाप पड़ना नितांत आवश्यक बन गया था। यानी जब वो वही समाज में बैठ के पढ़ते थे तो उनके ऊपर भी ये शिक्षा का जो था मस्तिष्क के ऊपर छाप पड़ती थी। अब अगला हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था। मध्यकाल में भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या है, तो ये हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। आपने इतना पढ़ लिया है, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो मध्यकालीन शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है। पहला मैंने आपको बताया है बहुपक्षीय ज्ञान का प्रसार करना, दूसरा बताया है इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना, तीसरा बताया है इस्लामी संस्कृति का प्रसार करना, चौथा बताया है विशेष नैतिकता का प्रसार करना। अगला था नैतिक निर्माण संबंधी उद्देश्य क्या थे इसके, चरित्र निर्माण संबंधी उद्देश्य। तो जो चरित्र था इनका कैसा था, निर्माण क्या था, लौकिक सुख समृद्धि को प्राप्त करना इनका उद्देश्य था, और मुस्लिम श्रेष्ठता को स्थापित करना इस्लाम धर्म यानी मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये आप पढ़ चुके हैं। अगले हम चैप्टर में यानी अगले वीडियो में हम इसका मध्यकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे।